अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैंने आपको होमवर्क तो दिया था। जी कोई होमवर्क मिला था आप लोगों को? और मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर क्वेश्चन नंबर 2 आपने कहा था करना है। अच्छा, हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 तो खैर छोटा सा था। दिस वन ये हो गया था या प्रॉब्लम है इसमें? सर ये हो गया था। हो गया। अच्छा अब ये जरा कंप्लीट क्वेश्चन है, जरा लेंथी क्वेश्चन है, डैफोडिल और पास पेपर का है। For the purpose of preparation of statement of changes in equity for the year ended 31st December 2017, Daffodils Limited has extracted the following information. अब इसमें देखें आपको 25 के 15 के ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हुए हैं, 2016 के ऑडिटेड अकाउंट्स दिए हुए हैं और 2017 के ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। इसमें आपको नेट प्रॉफिट गिवन है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये अमाउंट गिवन है आपके पास, देन ट्रांसफर ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ये 2015 में और 16 में, फाइनल कैश डिविडेंड 7.5% और ये 2015 में आ रहा है। इससे नीचे डिटेल यहाँ आएगी, 2016 और 17 की ज्यादा डिटेल हमें यहाँ से मिलेगी। 25% right shares were issued on 1st May 2016 at rupees 18 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was also rupees 18. आपने 18 रुपीस में राइट शेयर इशू किए हैं और एंटाइटलमेंट डेट जो है उससे पहले भी मार्केट प्राइस भी 18 थी, यानी फुल मार्केट प्राइस पे इशू किए। Then a bonus issue of 10% was made on 1st April 2017. ये 17 का डाटा है। As फाइनल डिविडेंड ऑफ 2016, ये डिविडेंड आप पे कर रहे हो 17 में लेकिन रिलेट करता है 16 से। Then 50 million right shares were issued on 1st July 2017 at rupees 15 per share. The market price per share immediately before the entitlement date was rupees 25 per share. ये अगेन राइट शेयर इशू किया आपने और अब राइट शेयर 15 पे कर रहे हो जबकि मार्केट प्राइस 25 थी। A bonus issue of 15% was made on 1st September 2017 as interim dividend. The asset which was revalued upwards in the previous year has been sold on 15 October 2017. यानी 15 अक्टूबर 2017 को आपने उसको सेल कर दिया जिसके अगेंस्ट आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ले रहे हैं। और शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एज एट 31 दिसंबर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 2014 और 15 का दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक है। अच्छा अब बेसिकली यहाँ पर आपने अकाउंट बनाना है 31 दिसंबर 2017 का, 31 दिसंबर 2017 और इसका कंपैरेटिव फिगर होगा 2016। तो मैं 16 से स्टार्ट करूंगा। हमेशा याद रखिए जब पास्ट ईयर का डाटा दिया हो कंपैरेटिव फिगर लाजमी बनाना है। तो अब इसमें कितने हेड हैं हमारे पास? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम लाजमन बनाना है, वो तो हमने पढ़ा आएगा, जनरल रिजर्व बेशक ओपनिंग बैलेंस नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस, 5 हेड है हमारे पास। अब ये 5 हेड में ओपन करूंगा। नेम है क्वेश्चन का डैफोडिल लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 और इसका कंपैरेटिव 16 आएगा। ठीक है, आपका बेशक लिखा 17 जाता है लेकिन कंपैरेटिव फिगर लाजमन बनाना है। अब यहाँ पर हम थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ से हेड्स लिख लेते हैं। सबसे पहला हेड जो है हमारा दैट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब 5 हेड बनाने हैं मैंने और उसके बाद टोटल 2, 3, 4, 5 एंड टोटल। अब यहाँ पे शेयर प्रीमियम
अच्छा, अब आपने ये ज़हन में रखना है कि आपने जो मैंने ऑर्डर बताया था कि पहले कैपिटल रिजर्व आएंगे। अब इसमें देखें तो जनरल रिजर्व जो है वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है, रिटेन अर्निंग रेवेन्यू रिजर्व है। तो पहले रीवैल्यूएशन सरप्लस लाओ एंड देन रीवैल्यूएशन सरप्लस के बाद फिर जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व के बाद फिर रिटेन्ड अर्निंग्स, एंड पे टोटल का कॉलम आ जाएगा। ठीक है, और अमाउंट जो है वो सारी की सारी रुपीज इन मिलियन है, तो हम एक ही मरतबा यहाँ लिख देंगे रुपीज इन मिलियन। ओके जी, अब मैं स्टार्ट करूंगा इसको, क्योंकि 17 के लिए अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि कंपैरेटिव फिगर बनेगा पहले 2016 एंड देन 2017। ठीक है, तो पहली चीज जो आप लोगे दैट इज 1 जनवरी 2016, यानी बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2016। अब बैलेंस जो है 2016 के यकीनन वो 2015 के एंड के बैलेंस हो गए। ये 2015 के एंड के बैलेंस है। इसको लीजिएगा, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल 10 रुपी का शेयर है और 1600 शेयर प्रीमियम इसमें नहीं है। उसके बाद जनरल रिजर्व है 1850, ये जनरल रिजर्व में लिख दिया हमने। देन शेयर रिटेन अर्निंग 1430, और उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस 75, शेयर प्रीमियम 0 कर देते हैं और सम लेंगे। यहां हम वर्किंग बनाएंगे कैपिटल की, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ये वर्किंग आप जरूर बनाइएगा, सिर्फ कैपिटल सिर्फ शेयर्स की वर्किंग बनानी है कि आपके शेयर्स कितने हैं। मैं जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 जनवरी 2016 में हमारे पास नंबर ऑफ शेयर कितने थे। ये देखो 1600 शेयर कैपिटल है और 10 रुपी का 1 शेयर है, तो इसका मतलब है 160 मिलियन शेयर हो गए। अब आइएगा तरतीब से चलते जाएं, कहां कहां आपने शेयर इशू किए हैं, और ये 2016 को आपने इशू किए हैं 1 मई 2016, 1 मई 2016। और यहाँ आप शेयर इशू कर रहे हो 25% राइट शेयर। मुझे वैल्यू अभी कोई कैलकुलेट नहीं करनी, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। आप 25% जब शेयर इशू करोगे तो ऑब्वियसली 25% इस अमाउंट का आएगा जो लास्ट बैलेंस है, इनटू 25, यानी इस अमाउंट का 25% लूंगा तो 40 हो जाएंगे, और साथ साथ टोटल करेंगे इसको, यानी अब मेरे पास शेयर कैपिटल हो गया 200 मिलियन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आगे बोनस दिया आपने 1 अप्रैल 2017 को, और बेशक यहाँ लिखते जाए राइट इशू किए हैं ये आपने, और अब मैं बोनस दे रहा हूं, और बोनस कितना है 10%। ठीक है, ये वर्किंग इसलिए जरूरी है कि 10% आप किस अमाउंट का लूंगा। ये तरतीब से जब वर्किंग बनेगी तो आप इजीली निकाल लोगे जो उस वक्त शेयर कैपिटल है उसका 20%, ये बोनस शेयर होंगे, यानी 10%, सॉरी ये मैंने 20 ले लिया, इसको चेंज करता हूँ। तो 20 मिलियन के शेयर इशू किए आपने, और अब इसको इशू करने के बाद मेरा जो शेयर कैपिटल है वो 220 मिलियन हो गया। एंड देन आगे देखिएगा 50 मिलियन राइट शेयर आपने फिर इशू किए 1 जुलाई 2017 को, 50 मिलियन, और अगेन राइट शेयर। अब इसको इशू करने के बाद जो बैलेंस आ रहा है वो मेरे पास 270 है। एंड देन 1 सितंबर 2017 को इंटरिम डिविडेंड दे रही हो 15%, ये भी बोनस है। 1 सितंबर 2017 ये बोनस डिविडेंड दे रहे हो इंटरिम, और ये है 15%, और अब 15% इस अमाउंट का आएगा, दिस वन। ठीक है, और अगर मैं इसको डेसिमल तक कैलकुलेट करूं तो ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, ये पॉइंट्स में आएगा 40.50। अमाउंट आपकी उसमें नहीं आएगी, लेकिन ये नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, क्योंकि जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो खुद ही अमाउंट दूसरी आ जाएगी, यानी होल अमाउंट आएगी। इसमें ये प्लस करने से ये फाइनल वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 2017 की।
अच्छा, अब इसमें जहां जहां 16 आ रहा है वो ईयर 16 में लेंगे, जो 17 आ रहा है वो 17 में लेंगे। सो अब आइएगा, अब मैं उसको तरतीब से लेता हूँ, हेडिंग वाइज लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था, सबसे पहली चीज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इस क्वेश्चन में किसी किस्म का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगे टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम, ये हेडिंग सर दी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एक दफा बता दें। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ये है कि आपके जो प्रीवियस ईयर में, यानी इससे पिछले किसी भी साल में, 16 से बैक पे जाए, 15, 14, 13, वहां पर कोई आपकी एरर हो चुकी है, उसको जो करेक्ट करते हैं हम, तो उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट निकलता है। वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाएगा। इसी तरीके से अगर पिछले साल में आपने 2016 में, 2015 में, 14 में कोई ऐसी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज की थी जिसे आप 2017 में चेंज कर रहे हो, तो उसका जो स्टैंडर्ड है वो हमें कहता है जी कि आप उसी डेट से उसको चेंज करोगे जिस डेट को वो ओरिजिनली एप्लीकेबल थी। तो लिहाजा इसको 2014 से मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर 2014 में ओरिजिनल आपकी पॉलिसी थी, तो वहां से 15, 14, 15 तक का जो आपका डाटा है, उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है प्रॉफिट पे आएगा, तो उसको हम क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने जैसे पहले ही लेक्चर में सर भी ये बताया, पॉलिसी का समझ नहीं आ पॉलिसी का समझ में बेसिकली मैंने पहले भी बोला था, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, लेकिन ये आप पढ़ोगे FR2 में, ना ही आपकी इसकी कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। सिर्फ और सिर्फ आपको रेट्रोस्पेक्टिव अमाउंट देगा तो आपने लेनी है, नहीं तो आपने कैलकुलेट तो करनी नहीं है, क्योंकि ये FR2 से रिलेट करता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको समझा देता हूँ। फर्ज कीजिएगा इन्वेंट्री जो है वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, विद इफेक्ट फ्रॉम 2014, इसी डाटा के मुताबिक। अच्छा, अब 2016 में मैनेजमेंट ने ये फैसला किया, 2017 में मैनेजमेंट ने फैसला किया कि आप पॉलिसी जो है, इन्वेंट्री जो है, अब उसकी वैल्यूएशन जो है वो एफको बेसिस पर होगी। अच्छा, अब ये एफको 2017 से अप्लाई नहीं होगा। स्टैंडर्ड जो है इससे रिलेट जो करता है वो है IAS 8। IAS 8 IAS 8 हमें ये कहता है जी कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज करोगे तो उस दिन से चेंज करोगे जिस दिन से ओरिजिनल पॉलिसी अप्लाई हुई थी। यानी इट मींस कि इन्वेंट्री जो है मुझे एफको पे लानी है 2014 से। इट मींस कि जब 2014 की इन्वेंट्री में लेकर आऊंगा, यानी उसको 54 को कन्वर्ट करूंगा एफको में, 2015 को, 2016 को, ये सारी जितनी भी इन्वेंट्री है, इसकी जो प्रॉफिट पे हर साल इफेक्ट होगा, वो सारे इफेक्ट को इकट्ठा करना हो तो ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाएगा। क्योंकि यकीनी बात है, जब इन्वेंट्री की वैल्यू चेंज करोगे आप, तो उससे या प्रॉफिट इंक्रीज होगा या प्रॉफिट डिक्रीज होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हिंट मैंने दिया, लेकिन कैलकुलेशन आपके सिलेबस में नहीं होगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में वो दे रहा है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, तो वो ये अमाउंट कैलकुलेट करके हमें देगा, हमें बता देगा कि रेट्रोस्पेक्टिव सपोज 40 मिलियन है और 40 मिलियन से प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो हमें बता देगा। हम सिंपल इसको रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, आपकी बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो, लेकिन ये मैं आपको जो अलग क्वेश्चन दूंगा उसमें ये आपको मिलेंगे। तो अब टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लीजिएगा। अच्छा, नेट प्रॉफिट का इफेक्ट कहाँ जाता है? अब आप लोग मुझे बताइए कहाँ लेके जाऊं, किस हेड में? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग में। और प्रॉफिट जो है 2016 का वो 318 है। ये 318 की अमाउंट जो है वो मैं रिटेन्ड अर्निंग में ले लूंगा, और टोटल में भी ऑटोमेटिकली वही अमाउंट आ जाएगी, क्योंकि बाकी सारी अमाउंट मेरी जीरो है। दिस वन। अच्छा, उसके बाद टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम इसमें नहीं है। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ, सॉरी, रीवैल्यूएशन सरप्लस उस साल का नहीं है, ये ट्रांसफर है। ठीक है, तो लिहाजा रीवैल्यूएशन सरप्लस यानी अदर कंप्रीहेंसिव इनकम मैं लिख देता हूँ यहाँ इस क्वेश्चन में, ताकि एक दफा फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इसको मैं जीरो कर रहा हूँ हर जगह, क्योंकि इसकी कोई अमाउंट गिवन नहीं है। अच्छा, जैसे ये कंप्लीट होता है तो मैं इसको इस तरह बॉक्स बना दूंगा ताकि ये सेपरेट हो जाए। इन दोनों का सम जो है वो आता जाएगा, क्योंकि यहाँ एक ही अमाउंट है, दिस वन। और अब इसको टोटल कीजिएगा।
सिर्फ टोटल इन दो अमाउंट को करना है, दिस वन, ये 0 आ गया, ये ठीक है जी। अब ये टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम आ गई, इसको मैं बोल्ड करूंगा क्योंकि हेडिंग से लिंक कर रहा है। ये पहली हेडिंग थी हमारी टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम। उसके बाद अब आगे जैसे मैंने कहा था कि तरतीब का कोई इशू नहीं, जो सी हेडिंग बस टोटल कम्प्रीहेंसिव सबसे पहले लेते हैं, उसके बाद बेशक डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर ले लो या इशू ऑफ शेयर्स। तो मैं यहाँ पहले इशू ऑफ शेयर्स ले रहा हूँ, इशू ऑफ शेयर्स, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन तो कोई नहीं हो रही, जो डिविडेंड है वो शेयर्स की फॉर्म में है, इसलिए वो इशू ऑफ शेयर्स में आएगा। अब देखेंगे 2015 में यहां से देखिएगा ये सारा लिखा हुआ है, ये वर्किंग आपने 1516 को राइट शेयर इशू की है, और राइट शेयर इशू करेंगे तो यहां मैं लिखता हूं राइट शेयर इशू, सिंपल राइट शेयर्स लिख दो। अच्छा 40 मिलियन शेयर मैं इशू कर रहा हूं, 40 मिलियन शेयर्स, ये शेयर्स हैं, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, कितने में इशू कर रहे हैं, ये देखिएगा 18 रुपीज में, एट रुपीज 18 पर शेयर। आप 18 रुपीज में शेयर इशू कर रहे हो, ठीक है। अब अगर 18 में कर रहे हैं तो 10 रुपी का शेयर है, वो भी आप यहां से देख सकते हो, इसमें 10 रुपीज जो है वो शेयर कैपिटल है, और बाकी अमाउंट शेयर प्रीमियम कहलाएगी, ठीक है। तो 6, अब इसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 18 को 40 मिलियन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 मिलियन शेयर कैपिटल हो जाएगा, और शेयर प्रीमियम कितना आएगा, 4 यानी 40 मिलियन इंटू 8 विच इज 320 मिलियन, ठीक है। अब इसको टोटल किया हमने तो ये आ गया टोटल 720 मिलियन, यानी 720 मिलियन के आपने टोटल शेयर इशू किए, जिसमें शेयर कैपिटल 400 है और शेयर प्रीमियम 320। अब चूंकि ये एक ही अमाउंट है इशू ऑफ शेयर्स में, इसलिए इसको मैं बोल्ड कर लेता हूं, यानी इसको बॉक्स नहीं बना रहा, उसी तरह टोटल में आ जाएगा। देन फिर मैं लिखूंगा डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, तो है ही कोई नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, कोई डिविडेंड कैश डिविडेंड गिवन ही नहीं है, और जो आपने डिविडेंड दिए भी हैं वो बोनस की फॉर्म में है, उसको हम शेयर इशू में ले जाएंगे, और वो जो अमाउंट आएगी बोनस इशू की वो आपकी शेयर कैपिटल में प्लस होगी, और शेयर रिटेन्ड अर्निंग या शेयर प्रीमियम में से माइनस होगी। सेकेंडली ये है कि जितने भी आपने बोनस दिए हैं वो अगले साल आ रहे हैं 2017 में, वो 16 में फॉल नहीं कर रहे। अच्छा अब इसके बाद यहाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं आपको, IAS 10 के मुताबिक इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, अगर कोई डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड चाहे वो कैश डिविडेंड हो या बोनस डिविडेंड, is related to 2016 and distributed in 2016, announced in 2016 और अनाउंस हो गया 2016 में, तो फिर आप इसको रिकॉर्ड करोगे, इक्वल डाल के मैं लिख रहा हूं रिकॉर्डेड इन 2016, और अगर डिविडेंड जो है वो रिलेट करता है 2016 से लेकिन अनाउंस हुआ है 2017 में, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे इन 2017। ये रूल हमेशा याद रखना है, इसको FR2 में जाके आप पढ़ोगे, एक एडजस्टिंग इवेंट होता है और एक नॉन एडजस्टिंग। मैं सिंपल वो वर्ड यूज नहीं करता, ये चीजें जो लिखी हैं उसके सामने इसके मुताबिक लेके चलिएगा। अब देखें ये जो पहला डिविडेंड है, दिस वन बोनस इशू of 10% was made on 1st April 2017 as final dividend for 2016। अब ये 2016 का डिविडेंड है, लेकिन चूंकि 2017 की अप्रैल में पे हो रहा है और डेट मेंशन नहीं है, जब डेट मेंशन ना हो तो हम इसी डेट को कंसीडर करते हैं, इसी साल को कंसीडर करते हैं। इट मींस कि ये 2017 में डिक्लेयर हुआ है, जब 2017 में डिक्लेयर हुआ है तो फिर ये रिकॉर्ड भी 2017 में होगा। लेकिन अगर यही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता 31 दिसंबर 2016 तक, तो फिर याद रखिएगा इस डिविडेंड को मैं 2016 में रिकॉर्ड करूंगा, इट बिकम्स एन एडजस्टिंग इवेंट। तो लिहाजा यहाँ पर ये तीनों चीजें जो है ये 2017 में आ रही हैं, तो 16 के अकाउंट में इसमें और कोई चीज नहीं आएगी। और देन फिर अदर्स की तरफ आते हैं, अदर्स में
अच्छा, अदर्स में दो अमाउंट मुझे नजर आ रही हैं, एक तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अच्छा, 2016 में कोई अमाउंट जनरल रिजर्व को आपने ट्रांसफर नहीं की, ठीक है, ये देख लें जीरो आ रहा है। तो लेकिन मैं लिख देता हूँ ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये अमाउंट भी आएगी नॉर्मली अगर गिवन हो। सर ये बता दें बोनस इशू फिर नहीं आएगा? 2016 में नहीं आएगा ना, मैंने अभी आपको बताया ये वाली चीज ना, कि अगर डिविडेंड रिलेट 2016 से करता है, लेकिन उसकी डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट जो है वो अगर 2017 में हुई है तो हम इसको 2017 में रिकॉर्ड करें, ठीक है, ये रूल है IAS 10 का। समझ आ गई बात? जी सर। इसलिए हम 2016 में इसको नहीं ले रहे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपका ट्रांसफर टू ऑफ इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है, तो यहां मैं लिखता हूं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। जी बताइएगा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है 49, ये जो अमाउंट दी है, इसका इफेक्ट कहां कहां जाएगा बताइएगा। सर रिवैल्यूएशन सरप्लस। रिवैल्यूएशन सरप्लस में प्लस करूं माइनस? प्लस। प्लस सर माइनस होगा। माइनस होगा। माइनस होगा। हाँ, क्योंकि ट्रांसफर करना है ना, तो सरप्लस कम हो जाएगा, तो फिर प्लस कहाँ होगा? रिटेन अर्निंग सर। जी जी बिल्कुल, रिटेन्ड अर्निंग, ये IAS 16 का रूल है, ठीक है। अब इसके मुताबिक इसी को अब हम बॉक्सेस बना देते हैं। अगेन ये टू वैल्यूज मैंने खुद लिखी, चलो एक फॉर्मेट बन जाएगा अच्छा। बट एग्जामिनेशन में आप हेडिंग के बगैर भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ये आ गया, देन दिस अमाउंट, ये अमाउंट आ गई, और ये टोटल में ये जीरो ही होगी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। अब इसके बाद इसको भी टोटल करने दो अमाउंट को, ठीक है जी, ये अमाउंट आ गई आपकी। उसके बाद इसको बोल्ड भी कर लेते हैं, क्योंकि ये टोटल में आएगा हमारा 49, ठीक है। अब इसको, इसका टोटल ग्रैंड टोटल जीरो ही आएगा, क्योंकि इसमें इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है या अदर रिजर्व जो है वो एक जगह प्लस होने और दूसरी जगह माइनस होने, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं क्लोजिंग बैलेंस की तरफ आता हूं, और वो लिख दूंगा बैलेंस एज एट बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2016। अच्छा, ये जो बैलेंस है ये कैसे निकालोगे? ये देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस लिया, इसमें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम का टोटल इसमें प्लस किया, राइट शेयर का बैलेंस प्लस किया, और अदर्स का टोटल प्लस किया, ये 2000 आ चुका है। और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ यहाँ तक, तो ये अमाउंट आ गई। और फाइनली अमाउंट हम इसको टोटल कर लेंगे, तो ये टोटल अमाउंट आ गई 5993, ठीक है जी। ये मेरा एक साल जो है वो मुकम्मल हो गया। अब इसी को मैंने कंटिन्यू करना है सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में आपकी ट्रांजैक्शन ज्यादा है, तो सबसे पहले टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की तरफ आएंगे। मैं पहले इसको कॉपी कर लूंगा, क्योंकि यही दो चीजें मैक्सिमम होती हैं, और इसमें वैल्यूज चेंज कर लेंगे। अब इस साल का जो नेट प्रॉफिट है 2017 का, दैट इज 650 मिलियन, ठीक है। ये 650 मिलियन की अमाउंट जो है वो आप रिटेन्ड अर्निंग में प्लस कर लो। और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम इस साल में भी कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज उसने लिखी है, ये देखिएगा, वो लिख रहा है एसेट विच वाज रीवैल्यूड अपवर्ड्स इन द प्रीवियस ईयर हैड बीन सोल्ड ऑन 2015 अक्टूबर। जो एसेट आप, वो कह रहे हैं कि वो एसेट जिसका आपकी रीवैल्यूएशन आपने रिकॉर्ड की थी प्रीवियस ईयर्स में, अपवर्ड रीवैल्यूएशन, अब आपने 15 अक्टूबर को सेल कर दी है। जब एक एसेट आप सेल कर देते हो तो उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस जीरो हो जाता है। जैसे कोई एसेट डिस्पोज करते हो तो जितनी भी डिस्पोजल वैल्यू है उससे आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाती है। इसी तरीके से जो एसेट आपका अपवर्ड रीवैल्यूएशन हुई है उसकी वैल्यू जो है, अब चूंकि वो सेल हो गया है तो मुझे इसको जीरो करना पड़ेगा, तो ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में शो होगा।
और ये बैलेंस कितना आ रहा है 26 ऊपर देख सकते हो, ये 26 जो है ये मैं यहाँ से माइनस कर रहा हूँ। जो एसेट आप सेल करते हो और उसका जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो खत्म हो जाता है बुक से, और वो अदर कंप्रीहेंसिव इनकम के थ्रू रूट होकर फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्लोज होता है और वहां ये जीरो हो चुका होता है। ठीक है, ये अपवर्ड नहीं है, आप डाउनवर्ड कंसीडर होगा। उसके बाद नेक्स्ट अब आइएगा, बाकी देखें तो बोनस इशू रह गया, राइट शेयर और अगेन बोनस इशू, बस ये 3 ट्रांजैक्शन और फिर अदर्स है। तो लिहाजा अब मैं यहां लेता हूं इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इसको इशू ऑफ शेयर में मैं राइट ही लेता हूं और बाकी मैं डिस्ट्रीब्यूशन में ले जाता हूं। ठीक है, उसको वहां पर भी ले जा सकते हो बोनस शेयर को, क्योंकि वो डिविडेंड है। अब राइट शेयर कितने हैं हमारे? राइट शेयर्स हमने 50 मिलियन के राइट शेयर इशू किए, 50 मिलियन की, और ये इशू किए हमने 15 में। तो 50 इंटू 10 जो है वो शेयर कैपिटल होगा, 50 इंटू 5 जो है वो हमारा शेयर प्रीमियम होगा। यानी इट मींस 500 की अमाउंट जो है वो यहाँ पर आ जाएगी शेयर कैपिटल में, और 250 की अमाउंट शेयर प्रीमियम में, और इसका टोटल जो है वो यहाँ लिख लेंगे, दिस वन 750। अब मैं ये दूसरी हेडिंग यूज करने के लिए इसको यहां ला रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, और इसमें आपने 2 मरतबा बोनस डिविडेंड दिया है। पहला बोनस डिविडेंड 1 अप्रैल को दिया है, 1 अप्रैल को, और दूसरा जो है वो 1 सितंबर को। मुझे यहाँ डेट नहीं डालनी होती क्योंकि ये समराइज आपकी स्टेटमेंट होती है, पूरे साल में जो जो आपने अर्न किया, जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की, वो सारा शो करोगे। अब देखिए बोनस जो है वो आपने 10% दिया है 2016 का फाइनल डिविडेंड। तो यहां मैं पहले लिखूंगा फाइनल डिविडेंड, फाइनल बोनस डिविडेंड ऑफ 2016। अच्छा, जब मैं बोनस डिविडेंड देता हूं, जब बोनस डिक्लेयर करूंगा तो बोनस की अमाउंट पहले निकाल, वो कह रहा है 10% बोनस, वो यहां से लेनी है प्लीज, ये जो कैलकुलेशन है। अब देखो बोनस 20 मिलियन का शेयर्स है और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो इसका मतलब बोनस की जो पहला बोनस है 1417 वाला जो बोनस है वो मेरा कितना बनेगा अमाउंट में, ₹200 मिलियन। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ? बोनस ये शेयर्स हैं, ऊपर हेडिंग देख लो, ये सिर्फ शेयर्स हैं। एक शेयर 10 रुपीज का है, इसका मतलब बोनस की अमाउंट बन गई हमारी 200 मिलियन। अब बोनस कहां से डिक्लेयर करोगे? ठीक है, अब ये सवाल है, जहां से मर्जी कर दो। मैंने आपको क्या बताया था, शेयर कैपिटल में तो ये प्लस होना है, लेकिन अब माइनस कहां से होगा? या माइनस होगा शेयर प्रीमियम से, या माइनस होगा रिटेन्ड अर्निंग से। अगर प्रीमियम का बैलेंस मौजूद है तो मैं प्रीमियम से ले रहा हूं, ये 200 मैंने यहां से किया। इसी तरह नेक्स्ट देखिएगा, इसका टोटल तो 0 ही आएगा। उसके बाद इंटरिम बोनस डिविडेंड आप लोगे, और इंटरिम उसी साल का होता है 2017 का, और इंटरिम डिविडेंड जो है वो आपका बोनस 40.5 है 1917 को। अब 40.5 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ₹405 मिलियन। ठीक है, ₹405 मिलियन। अच्छा, दूसरी चीज ये भी आपने माइंड में रखनी है कि जो राइट शेयर है उससे पहले हो चुके हैं। ठीक है, ये जो राइट शेयर्स थे पिछले साल के हो चुके हैं, जिसके बाद आपका जो बैलेंस है शेयर प्रीमियम का वो ये आ रहा है 320। उसमें से 250 के इस साल के राइट शेयर जो है वो बाद में आ रहे हैं, यानी ये 200 आप माइनस कर रहे हो इस 320 में से, ये 250 में से माइनस नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ डेट नहीं होती, तो इसलिए वहां से उस वैल्यू को आपने लाजमन देखना है। और अब देखिएगा इंटरिम बोनस जब मैं दे रहा हूँ, और इंटरिम बोनस है 405, और मेरे पास शेयर कैपिटल सफिशिएंट नहीं है, तो ये 405 जो है मैं अब शेयर प्रीमियम से डिक्लेयर नहीं कर रहा, ये रिटेन अर्निंग से डिक्लेयर। ठीक है, यहाँ से माइनस हो, दोनों रिटेन अर्निंग से भी ले सकते हो, लेकिन कोशिश ये करो कि जो अगर आपका कैपिटल रिजर्व मौजूद है तो कैपिटल रिजर्व से करो, क्योंकि आपका कंपनी जो लॉ एक्ट है वो दोनों अलाउ करता है।
सर ये अब इस दोबारा ये बताएं, ये समझ नहीं आया कि हमने रिटेन अर्निंग में से इसको क्यों लेस किया है। क्योंकि आपके पास शेयर प्रीमियम का बैलेंस ही नहीं, आप कहाँ से करोगे? आप बैलेंस देखो ना, आपका बैलेंस है ही नहीं यहाँ पर। आपने 200 यूटिलाइज कर लिया ये इसमें से, तो बाकी 405 तो मौजूद ही नहीं है आपके पास, इसलिए हम इसको शेयर रिटेन अर्निंग में ले जाएंगे। अब इसके बाद टोटल कीजिएगा इन दोनों को। इस तरह कर सकते हैं कि शेयर प्रीमियम में से 370 माइनस कर दें और रिटेन अर्निंग में से 35 माइनस कर दें। कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। आप हमेशा वो काम करें जो आसानी से हो जाए, और बेहतर यही होता है कि आप उसको शेयर सीधा रिटेन अर्निंग में ले जाए। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स में भी हमारी अमाउंट कैलकुलेट हो गई। अब अदर्स की तरफ आते हैं। अदर्स में, अच्छा, इस साल तो अदर्स में कोई जनरल रिजर्व को ट्रांसफर नहीं, जनरल रिजर्व को हो रही है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, हो ही नहीं सकती क्योंकि वो डिस्पोज हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एक ही अमाउंट है, और ये अमाउंट आ रही है 112, और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रही है, तो ऑब्वियसली जनरल रिजर्व में 112 प्लस करूंगा और रिटेन अर्निंग में 112 में माइनस कर दूंगा। ठीक है, ये माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी टोटल में वो जीरो ही बनेगी, क्योंकि एक अमाउंट से निकलेगी और दूसरे में ऐड हो जाएगी। ये सिंगल अमाउंट है, इसको मैंने लिख दिया। अब फाइनली मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख देता हूँ। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2017। अब जरा टोटल कीजिएगा 2017 का। 16 का ये ओपनिंग बैलेंस है जो 1 जनवरी 2017 का बैलेंस बनेगा। इसमें टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम की हेडिंग का जो टोटल है वो प्लस होगा, वो कि यहाँ जीरो है लेकिन फार्मूला में लगा रहा हूँ। राइट शेयर इसमें प्लस होंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर प्लस होगी, और अदर्स प्लस किया, यानी जो माइनस होना है वो खुद ही माइनस हो जाएगा। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गए सारे, दिस वन। अब इट मींस कि आपके पास 3105 मिलियन का शेयर कैपिटल है, 370 मिलियन का शेयर प्रीमियम है। अब देखो, जो आपको मैं बात कर रहा था कि प्रीमियम का बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, अगर आप डिविडेंड यहाँ से दे देते 405 से, ये मैं करके दिखाता हूँ, 405 बाद में हटा दूंगा, तो ये देखो ये तो नेगेटिव वैल्यू होगी। नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती क्योंकि आपका रिजर्व ही नहीं है, तो आप डिविडेंड कहाँ से दे रहे हो? तो डिविडेंड हम यहाँ से देंगे उस सूरत में रिटेन्ड अर्निंग से। ठीक है, अब ये ओवरऑल देखें तो हमारे पास रिवैल्यूएशन जीरो हो चुका है। क्यों जीरो हो चुका है? क्योंकि हमने उसको इस साल में डिस्पोज कर दिया है। जब जिस एसेट को डिस्पोज करते हो उसका जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो भी हमें खत्म करना होता है। तो ये फॉर्मेट जो मैंने आपके सामने बनाया, ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो हेडिंग वाइज, तो उसका एक आसान तरीका मैंने पहले भी बताया था कि FR1 लेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन एग्जामिनर भी आपको उस तरह सोल्यूशन दे रहा है। आप सीधा सीधा आप इसको लिखते जाओ हेडिंग्स के बगैर भी, जो चीज प्लस होनी है प्लस करो, जो माइनस होनी है माइनस करो, उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ठीक है, अब पूछो इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो। डन हो गया? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4, MK कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब MK Corporation Limited, an entity listed in Pakistan Stock Exchange, is in the business of manufacturing and sale of yarn products. Company year end is December. Below is the relevant information given. Opening balances as at 1st January 2018. देखें कितने heads हैं? Share capital, share premium, general reserve, retained earning और revaluation surplus. The following events have taken place in the year 2018 and 19. Again 2 साल का डाटा है, जिस तरह पहले आपने किया है। On 1st March 2018, the company issued right shares for ₹20 per share. 31st March को कंपनी राइट शेयर दे रही है 20 रुपए में। राइट शेयर वर इशूड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1 राइट शेयर अगेंस्ट 5 ऑर्डिनरी शेयर, यानी हर 5 शेयर के अगेंस्ट 1 शेयर आप इशू कर रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन जो हमने किया वहाँ परसेंटेज में दिया हुआ था, यहाँ प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 for 5 जो है, यानी 5 के अगेंस्ट अगर आप 1 शेयर कर रहे हो तो 20% बनता है। नेक्स्ट आइएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.25 per share for the half year ended June 30, 2018। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 2.25 पर शेयर जो है वो डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अप्रूव किया है। ठीक है,
तो इस इट मींस कि ये इंटरिम डिविडेंड 2018 में आ जाएगा आपका। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2018 10 to 50। और उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, the board of directors of the company recommended annual dividend of 4.25 per share on Feb 2019-15। अब देखो कब रिकमेंडेशन हो रही है या कंपनी कब डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। 2018 का डिविडेंड है, डिक्लेयर हो रहा है 2019 में, जो इस क्वेश्चन में भी हमने किया। इसको आप 2018 में रिकॉर्ड नहीं करोगे, आप इसको रिकॉर्ड करोगे 2019 में, ठीक है। तो 2019 में ये रिकॉर्ड होगा, which was duly approved by shareholder on 21st March 2019, ठीक है। और देखें अप्रूव हुआ है 19 और वैसे भी रिकमेंड भी 19 में हुआ है, तो हमें तो अप्रूवल चाहिए होती है। अप्रूवल 29 को 21st March 2019 को हो रही है, तो ये 2019 में आएगा। Then board of directors approved bonus shares of 20% of the outstanding share on June 30, 2019, which were duly credited in the shareholders account on August 31, 2019। ये डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर्स दिए हैं, ठीक है। बोनस शेयर्स दिए हैं, ये बिल्कुल उसी तरह डील करना है जैसे बोनस डिविडेंड है। Then board of directors of the company approved interim dividend of 1.25 per share for the third quarter ended 30th September 2019। ये भी interim dividend अनाउंस दिया कंपनी ने। और annual profit for the year ended December 31, 2019 is 12.5 million। annual profit आ चुका है। Board of directors of the company recommends annual dividend of rupees 5 per share on February 15, 2020, which was duly approved by shareholder on March 21, 2020। ये बेशक डिविडेंड 2019 का है, लेकिन चूंकि ये अप्रूव हुआ है आपका 2020 में, तो ये 2020 में रिकॉर्ड करोगे, 19 में इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड अ 5% of the annual profit to general reserve, यानी 5% जो आपका प्रॉफिट होगा, उसका जो प्रॉफिट का 5% जो होगा वो आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। इससे पिछले क्वेश्चन में भी ये दिया हुआ था ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, लेकिन अमाउंट में गिवन था, यहाँ अमाउंट में नहीं गिवन बल्कि परसेंटेज में गिवन है। उसके बाद 10 देखिएगा, कंपनी रीवैल्यूड फिक्स्ड एसेट ऑन December 13, 2017 resulting in revaluation surplus of 1 million। ये 2017 की बात बता रहा है, 31 दिसंबर को। तो remaining useful life is 10 year। company has a straight line method for depreciation। ये जो रिवैल्यूएशन उसने दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन के अंदर, ये आपको नजर आ रहा है 1.5 मिलियन। ये रिवैल्यूएशन सरप्लस 2017 के एंड पे जनरेट हुआ है। और आपका जो एसेट है, जिस एसेट पर रिवैल्यूएशन हुई है, उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 10 इयर्स थी, और स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन का। इसका मतलब 2018 में और 2019 में इसका एनुअल ट्रांसफर मुझे खुद कैलकुलेट करना है, ठीक है। और उसके बाद दैट्स ओके। ये हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का एक और क्वेश्चन आ गया। अब इसमें कितनी ट्रांजैक्शन आपकी रिलेट करती हैं 2018 से? ये तो नंबर 1 18 से रिलेट करती है, नंबर 2 18 से, नंबर 3 18 से। उसके बाद 4 से लेकर 8 तक जितनी ट्रांजैक्शन है ये 2019 से रिलेट करेंगी, बल्कि 7 तक। 8 वाली आएगी नहीं क्योंकि ये 2020 से रिलेट कर रही है और हम इस वक्त 2019 का अकाउंट बना रहे हैं। और उसके बाद ये जो 5% एनुअल ट्रांसफर है ये दोनों सालों में होगा। इसी तरह जो एनुअल ट्रांसफर है रिवैल्यूएशन का, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का, ये भी दोनों सालों में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये पूरा अब क्वेश्चन है, आप बताओ कर लोगे या करूं इसको? फिर करवा दो। करवा दो, चलिए। अच्छा, अब मैं हेडिंग के बगैर कर रहा हूँ, जरा वो भी देख लीजिएगा, तो जौन सा आसान लगे उसके मुताबिक कर। अब इसमें कितने हेड हैं? 1 इसमें प्रीमियम दिया हुआ है, 2 3 4 5, अगेन 5 हेड्स हैं। और यही वाले हेड हैं जो इस क्वेश्चन में थे, इसी को यहां ले आओ। एमके कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। अब मैं स्टार्ट करूंगा बैलेंस एज एट 1 जनवरी 2018, राइट। तो अब शेयर कैपिटल कितना है चेक कीजिएगा। 1 जनवरी 2018 का 25 मिलियन। तो अमाउंट जो है
वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन 1000। इसी को कॉपी कर लेंगे और यहाँ लिखते हैं रुपीज इन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन 1000। तो आपका जो शेयर कैपिटल है वो 25,000 आ गया। शेयर प्रीमियम जो है वो 7,500 है। देन जनरल रिजर्व 750 है। रिटेन्ड अर्निंग 18,250 और रीवैल्यूएशन सरप्लस 1,500। ये सिर्फ ओपनिंग बैलेंस थे जिसको लिखा आपने। अच्छा, अब अगेन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उस वर्किंग को बना लें जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये बड़ी हेल्पफुल होती है। शेयर्स तो डेट वाइज चलते जाते हैं। पहला आपका 1 जनवरी 2018 को आपके नंबर ऑफ शेयर्स इन थाउजेंड्स, शेयर्स इन थाउजेंड्स। अच्छा, आपके जो शेयर कैपिटल है वो 25,000 है। वैसे तो मिलियन है लेकिन 1000 में कन्वर्ट किया और 10 रुपीज का एक शेयर है। इसका मतलब 2.5 मिलियन शेयर हो गए या 2500,000 शेयर हो गए। उसके बाद नेक्स्ट, अब आप तरतीब से आते जाएं डेट वाइज। ऑन 31 मार्च 2018 कंपनी ने राइट शेयर इशू किए हैं फॉर ₹20। ठीक है, और कितने शेयर इशू किए मुझे वैल्यू से कंसर्न नहीं है यहाँ पर। 1 राइट अगेंस्ट 5 शेयर्स है। ओके, 31 मार्च 2018 1 फॉर 5, इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो 500 ये शेयर आपने इशू कर दिए। ये शेयर इशू करेंगे तो इसके बाद हमारे नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो बढ़कर 3 मिलियन हो जाएंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, फॉर 22.25। ये तो बोनस डिविडेंड नहीं है, ये इंटरिम डिविडेंड है। देन एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2018। ओके, बोर्ड अभी सिर्फ शेयर्स वाली अमाउंट लेनी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेकमेंड्स एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.25 पर शेयर, और ये भी आपका बोनस नहीं है, ये भी कैश डिविडेंड है। जिसमें बोनस का वर्ड नहीं होता, शेयर्स का वर्ड नहीं होता, वो कैश डिविडेंड होगा। फिर नंबर 5, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर्स। ये बोनस शेयर्स हैं और ये 30 जून 2019 को अप्रूव कर रहे हैं, 30 जून 2019 को। और ये आपके 20% है तो इसका 20% लूंगा विच इज 600। ये मेरे पास राइट शेयर है और ये जो अभी कैलकुलेट किए हैं ये बोनस शेयर्स हैं। अब इसको टोटल कर लो, 3600 शेयर हो गए, यानी इन अदर वर्ड 3.6 मिलियन शेयर्स। उसके बाद देखें कोई और शेयर इशू किए हों। नंबर 6 पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव इंटरिम डिविडेंड पर शेयर फॉर थर्ड क्वार्टर, ये भी कैश डिविडेंड है। एनुअल प्रॉफिट है। उसके बाद एनुअल डिविडेंड जो कंपनी दे रही है ये भी, ये तो खैर आएगा 2020 में। और उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, इसमें तो बहुत कम है। एक शेयर इशू किए आपने 18 में, एक शेयर किए 2019 में। ये इसलिए जरूरी होता है कैलकुलेशन करना। जब आप बोनस दोगे, डिविडेंड दोगे, तो डिविडेंड किस में फॉल कर रहा है वो देखना जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में वो जरा देखते हैं, बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करें। लेकिन तरतीब से चले तो मैं सबसे पहले प्रॉफिट लेता हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब मैं हेडिंग से नहीं चलूंगा, ये ज्यादा आसान होगा आप लोगों के लिए। अब सीधा रिटेन्ड अर्निंग में आइएगा और रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट लीजिएगा। एनुअल प्रॉफिट जो है वो 10,250 है, यानी 10,250 की अमाउंट मैं यहाँ लिख दूंगा और टोटल में भी यही अमाउंट आ जाए। जैसे मैंने आपसे बताया था कि सिर्फ पहली 3 ट्रांजैक्शन जो है पहले रिलेट करेंगी और उसके बाद आखिरी 2 बाद में लेंगे। अब उसके बाद राइट शेयर को पहले ले लें क्योंकि राइट शेयर पहले हो रहे हैं और बोनस बाद में, डिविडेंड बाद में दे रहे हो। तो 31 मार्च को, यहाँ डेट तो नहीं डालेंगे आप, लेकिन राइट शेयर इशू किए, राइट शेयर्स। और राइट शेयर कितने इशू किए हैं वो आपके सामने है, 500,000। और कितने में शेयर इशू कर रहे हैं, 20 रुपीज में। तो इसमें शेयर कैपिटल 10 रुपीज है और शेयर प्रीमियम 10 रुपीज है। तो ये 500 इंटू 10, 5000 यहाँ पर आ गया और 5000 प्रीमियम में आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल अमाउंट 10,000 आ गई राइट शेयर्स की। अब देखिएगा ये मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ।
ये राइट शेयर रिकॉर्ड हो चुकी है, ये लीजिए, ये मैंने इसको इटैलिक कर दिया। अब बोनस से पहले की जो ट्रांजैक्शन जितनी भी आएंगी उसमें का शेयर कैपिटल मेरा 30 मिलियन है। ये अब दो ट्रांजैक्शन हो गई। अब थर्ड देखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अप्रूव्ड इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2.25 पर शेयर। ठीक है, अब इंटरिम डिविडेंड मुझे कैलकुलेट करना है, इंटरिम डिविडेंड। अब ये कैसे निकलेगा इंटरिम डिविडेंड? कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे जो आपने इशू किए हुए हैं, वो यहां से देखिएगा। यानी इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो 31 मार्च के बाद, तो 31 मार्च तक के शेयर्स हैं 3 मिलियन, यानी 3000 इनटू बोनस कितना, सॉरी ये कितना डिविडेंड दे रहे हैं पर शेयर, 4.25। ये इंटरिम डिविडेंड दिया जिसकी अमाउंट कितनी बनेगी, 3000 इंटू 4.25। ये बोनस की अमाउंट आ गई 12,750। ये कंपनी 4.25 जो है वो डिविडेंड दे रही है पर शेयर, 2.25। ये 2.25 बोनस इंटरिम डिविडेंड देगी। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, ये डिविडेंड आ जाएगा 6,750। तो यहां मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम डिविडेंड का इफेक्ट कहां कहां जाएगा? सिंपल, ये कैश डिविडेंड है, इसका शेयर्स को कोई इफेक्ट नहीं आना। ये सिर्फ और सिर्फ माइनस होगा आपका रिटेन्ड अर्निंग से। अब ये तीन ट्रांजैक्शन जो थी वो मैंने मुकम्मल कर दी, 1 2 3। अब 4 से ट्रांजैक्शन जो है ऑनवर्ड ये शुरू होंगी 2019 की, लेकिन 9 और 10 ट्रांजैक्शन आएगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड द ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब आपने 5% जो प्रॉफिट है वो जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब 5% प्रॉफिट कितना था हमारा इस साल का, 10,250। इसका 5% अगर मैं लूं तो ये आता है 513। ये अमाउंट यहां पर माइनस होगी और सेम अमाउंट आप प्लस कर दोगे जनरल रिजर्व में, क्योंकि ये ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ये 513 सर, ये सब में राउंडिंग की वजह से 1 का डिफरेंस आ रहा है। इसको इस तरह करेंगे, इसको ऐसे, अब 0 हो जाएगा 513। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व के बाद फिर लास्ट ट्रांजैक्शन देखें, और ये जो 9 और 10 ट्रांसफर है, ये जो ट्रांजैक्शन है मैंने हाईलाइट जरूर की है, लेकिन ये दोनों सालों पे अप्लाई होगी। और 10th क्वेश्चन देखें, कंपनी रिवैल्यूड फिक्स्ड एसेट ऑन December 31, 2017 रिजल्टिंग इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ ₹1 मिलियन। ये 1 मिलियन का सरप्लस उसका आया फिक्स एसेट का, और इसका जो 10 इयर्स लाइफ थी और स्ट्रेट लाइन मेथड था। और ये देखें ऊपर जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 1.5 मिलियन है, लेकिन इसमें जो 1 मिलियन का है वो ये कह रहा है जी कि ये आपका 10 इयर्स लाइफ पे अमोर्टाइज करना है। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसकी एडजस्ट करूंगा, 1 मिलियन डिवाइड बाय 10, 100,000। इसको लिखूंगा इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और ये 100 जो है ये मेरा माइनस होगा शेयर रिटेन अर्निंग से, और प्लस हो जाएगा रिटेन अर्निंग से। रिवैल्यूएशन सरप्लस से माइनस होगा, रिटेन अर्निंग में प्लस हो जाएगा, अल्टीमेट सम इसका 0 होगा। और अब जैसे ही मैंने इसको रिकॉर्ड किया, अब बैलेंस एज एट 31 दिसंबर भी लिख सकता हूँ, चूंकि कंटिन्यू करना है तो मैं 1 जनवरी भी कर सकता हूँ। ये 1 जनवरी 2019 का बैलेंस आ गया। ठीक है, अब ये बैलेंस अब हम कैलकुलेट करेंगे, और यही अगले साल के लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। इसको सम कीजिएगा। अब मेरे पास शेयर कैपिटल 30,000 है, ये 30 मिलियन है, और ये ओवरऑल टोटल अगर आप करें तो ये आ रहा है आपका 66,500। अच्छा, अब इसी से अब आपने 2019 शुरू करना है, और 2019 में भी सबसे पहले मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेता हूं, और 2019 का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 12,500, 12,500। ये 12,500 यहाँ आ गया।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद अब मैं लूंगा राइट शेयर्स, बल्कि यहां देखिएगा राइट पहले नहीं आ रहे, इससे पहले डिविडेंड हुए और बोनस है, बस दो चीजें हैं। तो डिविडेंड दो है, एक फाइनल एक इंटरम, ठीक है। तो आप बेशक इसी तरतीब से लिख लो। सबसे पहले आपने डिविडेंड दिया 4.25 पर शेयर एनुअल डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड। अब एनुअल डिविडेंड जब मैं दे रहा हूं, जिस डेट को दे रहा हूं, क्योंकि तरतीब से चल रहा हूं, अभी भी 3 मिलियन शेयर्स हैं, 3000, तो फाइनल डिविडेंड जो कैलकुलेट होगा वो भी 3000 शेयर पर होगा, लेकिन अब इसकी वैल्यू आएगी 4.25, क्योंकि ये 4.25 पर शेयर है। अब अगर इसकी कैलकुलेशन करें जो पहले हमने की थी 4.25, ये अमाउंट आ रही है 12,750, और ये कोई बोनस डिविडेंड नहीं है, ये कैश डिविडेंड है। ये 4.25 वाला एनुअल डिविडेंड जो है ये आपका कैश डिविडेंड है। तो ये 4.25 की जो अमाउंट आई है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेन अर्निंग से माइनस कर दी, ये रिटेन अर्निंग से माइनस हुई। उसके बाद नेक्स्ट वो लिख रहा है जी एनुअल डिविडेंड के बाद नंबर 5 पे कि 20% बोनस दिया है, और बोनस जो है वो आप कैलकुलेट कर चुके हो, लेकिन मैं बोनस की अमाउंट निकालना चाह रहा हूं। बोनस शेयर्स कैसे निकलेगी? आपके नंबर ऑफ शेयर्स है 600, वो जो ऊपर कैलकुलेट हुए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 रुपीज से, क्योंकि 10 रुपीज पार वैल्यू है, यानी बोनस शेयर आए मेरे पास 600 इंटू 10, 6000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो बोनस के। अब इस ट्रांजैक्शन को जैसे मैं रिकॉर्ड करूंगा तो मेरे पास 3600 शेयर्स आ जाएंगे। अब इसमें यहां पर लूंगा मैं बोनस शेयर्स इशू, और बोनस शेयर जो आ रहे हैं वो शेयर प्रीमियम में से मैं माइनस कर रहा हूं और शेयर कैपिटल में प्लस कर रहा हूं, ये लीजिए, और टोटल जो है वो अल्टीमेटली 0 आएगा। अच्छा, इस डेट के बाद अब देखें ये भी ट्रांजैक्शन हो गई, ये बोनस की भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, ये अभी बोनस की ही रिकॉर्ड की है दिस वन। और इसके बाद फिर इंटरम डिविडेंड आ गया, और ये भी कैश डिविडेंड है 1.25 पर शेयर, ठीक है, इंटरम डिविडेंड। अब 1.25 पर शेयर, अब हम इंटरम कैसे निकालेंगे? अब नंबर ऑफ शेयर्स 3000 नहीं है, क्योंकि अब जब मैं डिविडेंड दे रहा हूं उससे पहले बोनस शेयर इशू हो चुके हैं। जिन जिन लोगों के पास शेयर्स हैं सबको डिविडेंड मिलेगा। अब शेयर्स जो है वो 3600 है इंटू 1.25। अब इसकी कैलकुलेशन देखें, 3600 इंटू 1.25, ये अमाउंट आ रही है 4500। ये 4500 की अमाउंट, चूंकि ये कैश डिविडेंड है, ये सिर्फ और सिर्फ आएगी, माइनस होगी रिटेन अर्निंग से, ठीक है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है बाकी चीजों से। अब ये भी ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड कर दी, ये 5, ये सॉरी ये नहीं, इससे ऊपर, हाँ जी, ये 1.25। अच्छा, अब जहां तक नंबर 8 का ताल्लुक है, ये मैंने पहले भी बताया था, इसलिए ये हाईलाइट भी किया है कि मैंने इस ट्रांजैक्शन को 2020 में लेना है। बेशक ये डिविडेंड 2019 का है, लेकिन ये अप्रूव हुआ है 2020 में, और ये 2020 में रिकॉर्ड होगा। अब ये दो चीजें लेनी है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 5%। अब जो ट्रांसफर हो रहा है 5% वो किस अमाउंट का होगा? ऑब्वियसली आपका जो इस साल का प्रॉफिट है उसका 5%, ये 50% मैंने ले लिया, ये 5%, 6 to 5 अमाउंट, और ये जितनी अमाउंट है ये जनरल रिजर्व में प्लस हो जाएगी, क्योंकि ये ट्रांसफर कर रहे हैं जनरल रिजर्व में, और आप इसको टोटल कर लो तो 0 आ रहा है। अच्छा, उसके बाद इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो तो आपकी सेम आएगी, जो पिछले साल थी वही इस साल है, क्योंकि मजीद कोई चेंज नहीं आई इसमें। तो हर साल आपने एनुअल ट्रांसफर करनी है जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन है उसकी, और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो आपकी प्लस होगी, माइनस होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस में, और प्लस होगी रिटेन्ड अर्निंग, और अल्टीमेट टोटल इसका भी 0 आएगा। अब इसको टोटल कीजिएगा, बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019। अब मैंने टोटल यहां से करना है ओपनिंग बैलेंस से,
ओपनिंग बैलेंस और जितनी ट्रांजैक्शन हुई है उसमें प्लस माइनस होंगी, तो ये 36,000 शेयर कैपिटल आ गया, 36 मिलियन, और ये 16,063 जो है वो रिटेन अर्निंग आया, और 61,750 जो है वो मेरी इक्विटी आ गई इस साल। ठीक है, तो सेकंड मेथड ये होता है कि हम जो जो ट्रांजैक्शन आती है उसके मुताबिक रिकॉर्ड करते जाते हैं, लेकिन इसमें भी जो आपने ख्याल करना है वो इसी चीज का ख्याल करना है कि डेट वाइज रहे, यानी ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है ना ये बहुत जरूरी है। डिविडेंड जिस डेट को आ रहा है वो आपने देखना है कि उस डेट को नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, क्योंकि ये अक्सर दिया होता है शेयर्स यानी डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड जो है वो इतने रुपए पर शेयर है, तो मुझे नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए। तो ये स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक करते हैं जी कि वो जो बैलेंस दिया हुआ है शेयर कैपिटल का वहां से ले लिया, नहीं, वो गलत होगा, क्योंकि जिस दिन आप डिविडेंड दे रहे हैं उस दिन तक जितने भी शेयर इशू हो चुके होते हैं, याद रखिएगा उन सब पे डिविडेंड देना जरूरी होता है, राइट। अच्छा, अब ये 4 क्वेश्चन मैंने किए हैं, अब आपने 5 से ऑनवर्ड अब आपने स्टार्ट करने हैं। तकरीबन सिमिलर किस्म के क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, जहां फर्क होगा वो हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ये 2 जो रह गए हैं ये दोनों मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और ये हम इंशाल्लाह मंडे की क्लास को पहले अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस कर लेंगे। अगर आप ओके करेंगे मैं सीधा आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, IFRS 15 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, और इसमें से मस्ट क्वेश्चन होता है ये जो आखिरी है, और ये थ्रेट यानी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखने वाला होता है मोस्टली, कैलकुलेशन इसमें कम होती है, डिस्क्रिप्टिव ज्यादा होता है, इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है, इसको आपने अंडरस्टैंड अच्छी तरह करना है। सर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ये भी जरूर आएगा, क्वेश्चन कंपल्सरी है? नहीं, कंपल्सरी नहीं है एक्चुअली, ये अब पिछले साल से ऐड किया है, ये पहले FR2 में था सिर्फ, और इससे पहले FR1 में नहीं था, तो इस वजह से चूंकि न्यू टॉपिक है इस वजह से हम इसको थोड़ा वेट करते हैं, अदरवाइज ये इतना ज्यादा नहीं आता रहा FR2 में भी, हर 3-4 अटेम्प्ट के बाद कभी एक मरतबा दे देता। और रेवेन्यू का क्वेश्चन तो मस्ट आता है हर साल, वो तो मस्ट क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का हो, मैक्सिमम जो है वो 15 to 14 मार्क्स का आता है, और कम से कम 8 मार्क्स का होता है, तो वो कंफर्म क्वेश्चन होता है जी। तो ये 2 होमवर्क के लिए आ गए, अब और कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, क्योंकि क्लास ड्रॉप हो जाएगी अभी। ओके फाइन, अगर कुछ नहीं पूछना तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये शीट, और आप अटेंडेंस देख लें, अगर कोई रहती है तो लगा लें। जी सर, लगा ली है मैंने। अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच जी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।